हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने इफेक्ट के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी चीजें जो है वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, एड्जॉर्प्शन को। तो जिसमें मैंने आपको एड्जॉर्बेट के बारे में बताया था कि एड्जॉर्बेट में आपको दो बेसिक फैक्टर मिलते हैं, जो है एक तो नेचर और दूसरा क्या था आपके पास, सरफेस एरिया का था। तो आज हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्बेंट की। अब एड्जॉर्बेंट हमने एड्जॉर्बेंट के बारे में किया था, आज हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्बेट के बारे में, क्योंकि हमने सरफेस एरिया का पढ़ा था। अब एड्जॉर्बेट का सरफेस एरिया थोड़ी ना मैटर करेगा। तो आज होगा हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, नेचर। आप पिछली वीडियो को जरूर देखना, अगर इसको आपको करना है, समझना है नेक्स्ट वीडियो को। कभी भी वीडियो स्किप मत करो। ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मेरे सब्सक्रिप्शन या उनसे जो वॉच टाइम के लिए नहीं कह रहा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है, किसी चैप्टर को करना है तो कंटिन्यूअसली उसको करना पड़ेगा। तो है हमारे पास अगला नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट सॉरी। तो आज है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। अब एक बात मैं थोड़ी सी आपको बताई कि जो गैस इजीली लिक्विफाई होती है वो ज्यादा क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है। उसका रीजन हम देखेंगे, और मैंने बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। लेकिन एक तो सिंपल बात है कि सभी की सभी गैस क्या होती है, चाहे कम या चाहे ज्यादा, एड्जॉर्ब तो 100% होती है। तो बात यह है कि फैक्टर कैसे इफेक्ट होगा, मुझे कैसा पता चलेगा कि एड्जॉर्बेट जो है वो ज्यादा एड्जॉर्ब हुआ है, एड्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। समझ में आई बात है। पहली बात तो मैं यही नोट कर देता हूं कि ऑल गैसेस एड्जॉर्ब एट सम एक्सटेंट, कम या ज्यादा कितना भी हो सकता है ना, एट सम एक्सटेंट टू ऑफ ऑन सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ऑन ए सॉलिड एड्जॉर्बेंट, ऑन सॉलिड एड्जॉर्बेंट। अब देखिए बात, वाइल गैसेस like while the gases which are highly water soluble, नोट कर लो पहले इसको, which are highly water soluble और easily liquefiable, or easily liquefiable like sulfur dioxide, ammonia and hydrochloric gas absorb more than the gases which are less soluble in water, less water soluble or not easily liquefiable. Like common gases, ordinary gases, that means N2 और H2। तो क्या है कि वो गैसेस, पहली बात तो हर एक गैस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन तो 100% होता है, लेकिन वो गैसेस जो क्या होती हैं, इजीली लिक्विफाई हो जाती है, या जो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होती है, वो गैस ज्यादा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती। लेकिन वहीं पर कुछ गैसेस जो क्या है आपके पास, वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो या फिर जो इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकती, वो क्या नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी। अब आपको मैंने बताया था जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, क्लियर थी बात ये। अब वहां पर फोर्स भी लगना जरूरी है। अब जो गैसेस क्या है आपके पास, H2 और N2 है, ये न्यूट्रल है, आयनिक नहीं है, इजीली बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता।
दैट मीन्स कि इनका जो फोर्स बॉन्ड बनाने का तरीका है, वंडरवाल फोर्स का जो वे होगा वो इनसे थोड़ा सा क्या मिलेगा आपको, वीक मिलेगा। तो मतलब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन आपको कब मिलेगा, कुछ पल्ले बड़ी बात है। अब मेन जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है। अगर मैं आपको बताऊं क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर हम एग्जांपल लें क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, वो आपको ऑलमोस्ट 430 केल्विन मिलता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो H2 का आपको ऑलमोस्ट कितना 33 केल्विन के मिलता है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हाई, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लो। कुछ पहले बड़ी बात ये, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है वो क्या होती है, इजिली लिक्विफाई नहीं होती। क्यों, खुद समझो, लिक्विफाई होने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम टेम्परेचर, जिसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन तो याद होगी, क्या था क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर अबोव विच a gas cannot be, a gas cannot be liquefied। वो टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिसके बाद कोई गैस, जिसके ऊपर कोई गैस क्या हो सकती है, लिक्विफाई नहीं हो सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब क्या है, कोई गैस इजिली लिक्विफाई कौन सी होगी, जिसको आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना पड़े। कुछ बताया था याद है, 298 केल्विन है, सॉरी 273 केल्विन हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है मान लो। अब मैं इससे क्या करूंगा, नीचे लेकर के आऊंगा, रूम टेम्परेचर से नीचे लेकर के आऊंगा। अब अगर मैं 33 केल्विन पे लेके आऊं, या फिर मैं उस टेम्परेचर को मिनिमम कितना रखूं, 430 रखूं, या मैं 273 से अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, तो मान लो एक गैस का सीपी है आपके पास 268 और एक गैस का सीपी है आपके पास 200। क्रिटिकल टेम्परेचर है ये 268 एंड 200। इसका मतलब क्या है, 273 से 268 आने के लिए आपको बहुत कम टेम्परेचर कम करना पड़ा, इजीली काम हो गया। ये टेम्परेचर पहले कम होगा, समझ रहे हो बात, ये 273 से 268 पहले आएगा, डाउन जाओगे तो 200 तो बाद में आएगा। इसका मतलब पहले कौन सी गैस लिक्विफाई होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चीज याद रखना। तो गैसेस, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, इफ एनी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई, इफ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ease of liquefaction, ease of liquefaction क्या होता है, मोर, ज्यादा होता है। मतलब वो क्या, किसकी तरफ रुचि दिखाएगी, लिक्विफिकेशन की तरफ ज्यादा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का क्या है, हाई है। और इसका ऑपोजिट लिख दो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या होता है, लो होता है। मतलब इजिली लिक्विफाई वही गैसेज होती हैं जिनका सीपी क्या होता है, कम। कुछ गैसेज अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर क्या है, अमोनिया का है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, फिर नाइट्रोजन का है, और फिर किसका है, H2 का। मतलब सबसे पहले जो लिक्विफाई होती है, जो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वो गैस है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। और जो बाद में होगी, जिसके लिए बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, वो क्या है हमारे पास H2। तो ऑर्डर भी यही है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का, और कम किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो मैं यहां से एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकाल सकता हूं, और वो क्या होगा कंक्लूजन, इजिली लिक्विफाइबल गैस। तो ये नहीं लिखेंगे गैसेस, ये तो लिख चुके हैं ना पहले वाला, तो हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, high critical temperature are easily liquefied and show more absorption। ये क्या करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्प्शन को
दिखाती है। पॉइंट्स को याद रखना बच्चों इनको, कि जो गैसेस, अब आपको क्वेश्चन भी दे दिया, मतलब दे सकते हैं ऑप्शन दे करके कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस क्या होगी, या फिर एक गैस दे देंगे और बोलेंगे कि नीचे कुछ टेम्परेचर है, बताओ किस क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। याद रखना, जो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस पर एड्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज क्या हुआ, कम हुआ। समझ रहे हो? चेंज इन टेम्परेचर अगर कम होता है तो लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पर आपको पता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, ज्यादा एप्रिशिएबल होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में आप जितना कम चेंज करोगे डेल्टा एच में उतना कम चेंज मिलेगा। उसका मतलब कि बॉन्ड क्या बनेंगे, लो टेम्परेचर पर वान डेर वाल फोर्सेज अच्छे से वर्क करेगी, और यही कारण है कि वो आपको क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी मिलेगा। आपको जो मैंने पहला फैक्टर बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर का, लिक्विफिकेशन का, उसको ही करना है। मतलब उस पे क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं आपसे, थ्योरेटिकल पोर्शन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे इस पे आने से रखो। तो ये था नेचर ऑफ एडसोर्बेट। एडसोर्बेट का क्या नेचर होता है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आप कर भी सकते हो कि पोर्डर ये होता है, ये इजीली लिक्विफाई होती है और ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती। इसका एड्जॉर्प्शन भी काफी होता है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 400 के करीब मिलता है आपको, लेकिन वहां हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 5 के करीब होता है। ऑलमोस्ट 5 है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, हर जगह वैल्यूज इसकी चेंज मिलती है आपको। ये ऑलमोस्ट 400 ml, और ये कितना एड्जॉर्ब होता है उतना ही टेम्परेचर पे, मतलब उसी पे 5-6 ml के करीब होता है। तो देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, और दोनों याद रखना बात, जो नेक्स्ट दोनों आने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा जो दोनों टॉपिक है हमारे लिए। देखिए आगे, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारे पास एब्जॉर्प्शन isobar, that means effect of temperature। एब्जॉर्प्शन आइसोबार या इफेक्ट किसका, ऑफ टेम्परेचर। मतलब अब हमें टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इजी है, कर भी सकते हो आप। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो इसमें दो प्रोसेस, एब्जॉर्ब होना, दैट मींस कि कंडेंसेशन होना, पार्टिकल्स आकर के क्या होते हैं, सरफेस पे कंडेंस होते हैं। लेकिन दूसरा था हमारे पास डिजॉल्व होना, दैट मींस इवेपोरेशन होना। तो किसी सॉलिड पर गैस की दो प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन की कितनी है, दो प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन has two processes of first two processes। जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की दो प्रोसेस है ना। एक तो क्या है, क्योंकि डिजॉर्प्शन को भी तो किस में पढ़ा जाता है, एब्जॉर्प्शन में पढ़ा जाता है, इसलिए दो प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन है, दैट मींस क्या है, कंडेंसेशन। पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, सरफेस पर आकर के सॉलिड के कंडेंस होते हैं। व्हाइल द अदर एंड द सेकंड, जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास, वो होगा डिजॉर्प्शन। ठीक है ना, वो क्या होगा, डिजॉर्प्शन। दैट मींस क्या होगा, इवेपोरेशन। और अब ये देखो कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे थे, जितनी रेट से एडजॉर्ब हो रहे थे अगर उतनी ही रेट से डिजॉर्ब होना शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका। मतलब इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, व्हेन the rate of both
these processes become equal, कौन सी दो प्रोसेस, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन becomes equal, then equilibrium is attained. तो क्या होता है, तब इक्विलिब्रियम आता। क्लियर है बात? याद रखना इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट हो, सॉरी कब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, एब्जॉर्प्शन में, जब एब्जॉर्ब या कंडेंसेशन या इवेपोरेशन दोनों की रेट क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करता हूं, और ली चैटलियर प्रिंसिपल ने मुझे बताया था इस इक्वेशन का यूज करके डेल्टा एच वाले का, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। खुद समझ लो ली चैटलियर क्यों बताता है, क्योंकि मुझे पता है एब्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, और अगर हम सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को जो एक्सोथर्मिक है उसे हम हीट या एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो रिवर्सिबल चलना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। रिवर्सिबल नेचर के बारे में पढ़ा था हमने। इसका मतलब अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा, या रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। थोड़े से पोर्शन है, एक दो पोर्शन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएंगे। तो आप इसको साफ करूं एक बार, जो इसी के अंदर हम लिख लेते हैं जो आगे का हमारा पोर्शन है, तो लिखिए जरा आप एक बार। अकॉर्डिंग टू, किसने बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात कर रहे थे ना, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, according to Lee Chatelier, if absorption, सीधा ही लिख देते हैं, absorption decrease with increase in temperature or increase with fall in temperature या decrease in temperature, कि टेम्परेचर को जब आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हम ये देख चुके हैं, एज एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, लिख दो चाहिए, एज एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करके मैं कह सकता हूं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट में चेंज आएगा, या फिर एब्जॉर्प्शन में चेंज आएगा। और कैसा, ऑपोजिट, रिवर्सिबल चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, आइसोबार में पढ़ेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट मुझे पता है, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से करने वाले हैं, जिसको क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्प्शन आइसोबार। तो वो देखिए, वो लिखिए आप, मेन वो चीज, this can be proved by an graph between temperature T and amount of gas absorbed per gram adsorbent। जिसको हम बोलेंगे x/m, बताऊंगा क्यों। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें प्रेशर को कांस्टेंट करना है। क्यों, क्योंकि प्रेशर से भी तो चेंज आता है। अगर सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप क्या करते हो, एक ग्राफ बनाते हो, किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में
और कितना अमाउंट पर ग्राम एडजॉर्बेंट पर एब्जॉर्ब हुआ है, दैट मींस x बाय m के बीच में। तो ये भी आपको यही प्रूफ करके देगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है और टेम्परेचर को घटाने से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस ये है कि ये इसका प्रूफ है, ठीक है ना, ये यहां कम मत कर देना। तो एंड दीज कर्व्स, ये जो ग्राफ बनेंगे, ये जो कर्व बनेंगे, दीज कर्व्स आर कॉल्ड, इन कर्व्स को क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन आइसोबार। हम इनको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार, तो क्या बोलेंगे, सिंपली कि सर दैट्स ए ग्राफ बिटवीन t एंड x बाय m, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। अब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों पे इस इफेक्ट को करने वाला है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पॉइंट हमारा, हमने तो कुछ बेसिक थ्योरम्स की है, टर्म्स के बारे में पढ़ा है। ये मैंने बताया आपको कि इन रियल एडजॉर्प्शन क्या है, रेट कब इक्वल होगा, क्योंकि अभी काम आएगा हमारे लिए। आफ्टर दैट क्या था, ली चैटलियर ने बात हमें पहले ही समझा दी, इसलिए हमें तो प्रूफ चाहिए था। तो प्रूफ हमें मिलेगा किससे, इस थ्योरम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये इतना तो क्लियर होगा। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं जो इसी में है, एडजॉर्प्शन आइसोबार के बाद। तो जो हम बात कर रहे थे, मैं ना ग्राफ बना लेता हूं दोनों के एक साथ, आपको साथ में समझ में सही आएगा वो। एक तो हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना, x बाय m के साथ देखना है ना, जहां पर x क्या होता है वो भी देख लो। x बाय m के अंदर x क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऑफ एडजॉर्बेंट, और यहां तो गैस है इसलिए गैस के, और वहीं पर m क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ क्या होता है, एडजॉर्बेंट, की कितने एडजॉर्बेंट पर कितने मोल्स क्या हुए हैं, एडजॉर्ब। अब ना फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार की बात चले, फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। और क्या देखा कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ आपको मिलेगा कुछ ऐसा, जहां पर इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास, टेम्परेचर T लिया गया है, और ये क्या है, x। यहां तो हमने क्या कर लिया, x बाय m ले लिया, और इस तरफ हमने क्या यूज किया है, टेम्परेचर को, T को। अब ये देखो ध्यान से, ये है हमारे पास वो पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, क्लियर है बात। ये ग्राफ किसके लिए बना, फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार के लिए बना। क्यों बना बताऊंगा, पहले ग्राफ को समझो क्या है, क्या कह रहा है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जब टेम्परेचर क्या था, लो था, T1 टेम्परेचर था, एट दैट टाइम हाई वैल्यू थी किसकी, x बाय m की, मतलब एट लो टेम्परेचर। ये किसका है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार है। क्यों कहूंगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट, और इसलिए हम इसको आइसोबार बोलते हैं। और क्या देखा, जब लो क्या होता है, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर जब क्या था, लो था, x बाय m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाई थी। और जब मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, हाई करूंगा, तो x बाय m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लो होगी। अब बात ये है कि आप कर क्या रहे, बता क्या रहे हो, बेटा मैंने कोई गैस दी है, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, इस गैस में उस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि T टेम्परेचर पे, या जब टेम्परेचर T1 था या T2 था, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे था, तब कितना अमाउंट उसका क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ये है पॉइंट हमारा। तो क्या था कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, लो टेम्परेचर पे अमाउंट क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब। रीजन, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो फोर्स काम करती है वो कौन सी होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करती है,
और एट लो टेम्परेचर, याद रखना ये एट लो टेम्परेचर बताया भी था मैंने, वैंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांगली बिहेव करती है, स्ट्रांग बिहेव करती है। दैट्स व्हाई कि वहां लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा, क्योंकि फोर्सेस क्या थी, स्ट्रांग थी। और जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो डिजॉर्प्शन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। रीजन, क्योंकि एट दैट टाइम वांडरवाल फोर्स क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर में। क्यों, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने ये देखा है। तो ये तो था हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। और ये किसके लिए, आप कैसे करोगे इसको, अगर करना चाहो तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक गैस लेंगे और कोई भी क्या करेंगे, एक एब्जॉर्बेंट को पकड़े, ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करके, कोई भी हमारे पास ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें हमने गैस को, इसी कमरे की बात कर लीजिए और इसी बोर्ड की बात कर लीजिए, यहाँ चारों तरफ गैस और ये बोर्ड हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंट है। तो अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर प्रेशर को तो कर लिया इस कमरे में कांस्टेंट, और हम टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और फिर हम पर ग्राम एब्जॉर्बेंट पे आकर के चेक करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ गैस, कितने मोल्स ऑफ गैस क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए। वो क्या करेंगे, हर टेम्परेचर पे लेंगे, वो 30 केल्विन, 40 केल्विन, 500 केल्विन तक लेकर के चलेंगे, जितना टेम्परेचर वेरी हम कर सकते हैं। और तब हमें कुछ डाटा मिलेगा। उस डाटा से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो 100% आपको ऐसा ही मिलेगा। किसके लिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का आइसोबार डिफरेंट होता है किससे, केमिकल एब्जॉर्प्शन के आइसोबार से। तो अब है हमारे पास अगला केमिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार के बारे में, ठीक है ना। केमिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार, पहले तो ये याद करो कि क्या बताया गया है। केमिकल एब्जॉर्प्शन मींस केमिकल बॉन्ड्स का बनना। केमिकल बॉन्ड का बनना मतलब हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होना। और एक और बात बताई थी, और वो था एक्टिवेशन एनर्जी, कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एड्सोर्बेट या एड्सोर्बेंट को क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स का क्रिएशन करेंगे, रिएक्शन करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसका मतलब इसमें तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, कब, लो टेम्परेचर पे। क्यों, क्यों क्या चाहिए, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट है किसकी, एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो देखो जरा क्या था, अगर हम इसको किसी भी गैस के लिए अगर डाटा को कैलकुलेट करके अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये तो है आपके पास क्या, टेम्परेचर, तो यहाँ क्या है आपके पास x/m अमाउंट। ग्राफ आपको मिलेगा बच्चों कुछ इस प्रकार का। इनिशियली ग्राफ क्या होता है, इंक्रीज, और आफ्टर दैट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो क्या होगा इसमें, ये क्या है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर कि इसमें तो ऐसा नहीं हुआ कि ली चैटलियर प्रिंसिपल को ये फॉलो करे, लेकिन हुआ है। ये जो टेम्परेचर है ये कहां गया, ये टेम्परेचर गया उसे एक्टिवेट करने में। तो अब क्या हुआ, अब इसके बाद आप देख लो ग्राफ को, टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया, जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेट x/m का वैल्यू क्या, डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब फॉलो तो ये भी उसी को करता है कि टेम्परेचर का उल्टा इफेक्ट है, लेकिन इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिखो भी इसमें भी, इनिशियली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज with increasing temperature, but after decrease। एब्जॉर्प्शन पहले तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज रीजन क्या है, एवरी केमिकल एब्जॉर्प्शन, एवरी केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हर एक केमिकल एब्जॉर्प्शन को क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब कि पहले एक्टिवेट करके हम क्या करेंगे, जब इनिशियल टेम्परेचर दिया गया था तब वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और जब एक्टिवेट हुआ तो रिएक्शन होना शुरू हुई।
मतलब एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट आपस में रिएक्ट करना शुरू किए, तब तो x/m क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन जब कंप्लीट सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, आफ्टर दैट एडजॉर्प्शन क्या होना शुरू हुआ, डिक्रीज होना शुरू। तो ये है वो फैक्टर कि केमिकल एडजॉर्प्शन पे और फिजिकल एडजॉर्प्शन पे दोनों पे क्या इफेक्ट होते हैं, किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। अब यहां अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इस केस में टेम्परेचर के केस कि इक्विलिब्रियम एडजॉर्प्शन क्या होगा, तो लिख लीजिए ये भी थोड़ा सा। अच्छा एक बात देखो कि जब इक्विलिब्रियम आता तब क्या, किस टाइम इक्विलिब्रियम आएगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो पहले जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिसॉल्व होना। ध्यान रखो बातें, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं डिसॉर्प्शन 100% होता है, चाहे केमिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे क्या हो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो। ये इतना पार्ट डिपेंड करता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पे। ग्राफ ये भी हो सकता है और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। रीजन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी, तो ग्राफ तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो डिसॉर्प्शन तो 100% होगा। तो अब देखो जरा, मैंने अगर क्या किया, टी को इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ध्यान रखो टी इंटू डेल्टा दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल किसके होगा, टी इंटू डेल्टा एस के। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहती है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी क्या होगा, जीरो, एंड चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब सिस्टम क्या नहीं करेगा, फर्क नहीं करेगा। दैट मींस जब T इंटू डेल्टा एस का फैक्टर डेल्टा एच के इक्वल हो जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने से, एट दैट टाइम क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। और हमें तब तक क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जब तक ये दोनों टर्म्स क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या मिलेंगे आपको, सिमिलर मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ये था बच्चों हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन आइसोटोप बार के बारे में हमने किया। आप कुछ एग्जांपल्स इसके देख सकते हो। नाइट्रोजन गैस का बिहेव आप चेक करना आपकी बुक में, N2 के बारे में आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि किस प्रकार नाइट्रोजन गैस क्या करती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन को टेम्परेचर से रिलेट करके आपको दिखाती है। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक तो आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास बचते हैं दो और टॉपिक जो हैं आइसोथर्म के बारे में, जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, और एक होगा लास्ट मैंने बताया था एक्टिवेशन ऑफ सरफेस एरिया था। वो जो 2 पॉइंट बचते हैं, 2 छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आप इसको अच्छे से कीजिए, तो बाकी करते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, थैंक यू।